हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे। समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर पार्ट फर्स्ट को हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस में बांटा है। तो आइए समझते हुए चलते हैं एक टॉपिक या क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि दक्षिण एशिया क्या है। तो दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल हम 7 देशों के लिए करते हैं और ये देश वो देश हैं जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आते हैं। इन देशों के अंतर्गत भारत, पाक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को हम इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप है। यदि हम दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र के रूप को देखें तो हमें मिला जुला स्वरूप वहां नजर आएगा। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां समय समय पर मिलिट्री शासन की भी सिचुएशन रही है और लोकतंत्र तो वहां पर मौजूद रहा ही है। इसके अलावा मालदीव को देखें तो 1968 से यहाँ लोकतंत्र या गणतंत्र पद्धति स्थापित कर दी गई है। भूटान भी धीरे धीरे लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है, जबकि नेपाल में 2006 से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया है और धीरे धीरे वह भी लोकतंत्र के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बावजूद यदि हम देखें तो यही पता चलेगा कि लोकतंत्र के मार्ग में समय समय पर खामियां तो उत्पन्न हुई हैं, बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं, कई बार सरकार की तरफ से तो कई बार अलगाववादी गुटों के माध्यम से। लेकिन उन सब के बावजूद भी हम यही कह सकते हैं कि दक्षिण एशियाई देश धीरे धीरे लोकतंत्र के पथ पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पाक में मिलिट्री शासन क्या है। मिलिट्री या सैनिक शासन और सैनिक शासन की स्थापना के लिए क्या कारण रहे हैं। 1947 में भारत के साथ पाक 2 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में उभरे। यदि हम पाक की सिचुएशंस को देखें तो हमें पता चलेगा कि पाक में 1947 से लेकर और आज तक मिलिट्री शासन का स्वरूप समय समय पर कायम होता रहा है। जैसे आरंभ में जनरल अय्यूब खान, आगे चलते जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ। 1999 में इन्होंने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट किया और अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री शासन पाक की एक नियति रही है। अब ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से पाक में मिलिट्री शासन फलता फूलता रहा है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर सेना समर्थक समूहों का मौजूद होना। पाकिस्तान में एक बड़ी लॉबी ऐसी है जो सेना सपोर्टेड है। उनका मानना है कि पाक का सही कल्याण सेना कर सकती है या सेना का मजबूत रूप में बने रहना जरूरी है। उसी का परिणाम है कि 1947 से आज तक पाकिस्तान में सेना लगभग हर मामलों में दखल देती रही है और उसका इन्वॉल्व रहा है। और इसी का परिणाम है कि पाक में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। समय से पहले उसको सत्ता छोड़ना पड़ा है। नेक्स्ट, राजनेताओं को भ्रष्टाचारी होना, उदासीन होना, जनहित की अनदेखी करना, ये कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से पाक में सैनिक शासन फलता फूलता रहा। नेक्स्ट, धार्मिक राजनीतिक गठजोड़। जब धर्म का राजनीति के साथ गठजोड़ होता है तो उसे आमतौर पर हम सकारात्मक नहीं मानते। कई बार उसके ऐसे फॉल्ट आते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में समस्याओं को पैदा कर देते हैं। इसी का परिणाम है कि धार्मिक राजनीतिक गठजोड़ ने सैनिक शासन को पनपने का काम किया और राजनेताओं का एक नेगेटिव रूप होने वाला देखा। नेक्स्ट, आर्थिक सामाजिक विषमताएं। पाक में आरंभ से ही आर्थिक सामाजिक विषमताओं का रूप रहा है और जब जब भी विषमताएं उभरी हैं तो इसका परिणाम नकारात्मक रूप में, असंतोष के रूप में, गहरी जैसी सिचुएशंस के रूप में देखने को मिला, राजनीतिक अस्थिरता के रूप में देखने को मिला। इसी का परिणाम है कि समय समय पर सेना वहां की राजनीति में अपना इंटरफेयर करती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि मालदीव में लोकतंत्र का क्या स्वरूप है। मालदीव जो कि भारत का एक पड़ोसी द्वीपीय देश है। 1968 से पहले तक यहाँ सल्तनत शासन था। 1968 में राजतंत्र प्रणाली की समाप्ति हुई और मालदीव एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। मालदीव में 2005 से विपक्षी दलों को भी मान्यता दी गई
यहाँ की प्रमुख पार्टी का नाम MDP है। हम कह सकते हैं कि मालदीव भी धीरे धीरे लोकतंत्र के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष या बांग्लादेश किस तरह आजाद हुआ या किस तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। तो बांग्लादेश के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसके साथ ही पाकिस्तान दो भागों में बटा, जिनमें से एक को हमने पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दिया। पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही नियंत्रण था। पूर्वी पाकिस्तान की राजनीति में पश्चिमी पाकिस्तान का दखल था, प्लस संसाधनों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का नियंत्रण था। लोगों का सांस्कृतिक दमन भी होता था। इसके अलावा राजनीतिक अलगाव की भावना पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में मौजूद बनी हुई थी। लोगों में एक असंतोष की भावना थी कि हमें क्यों नहीं फ्रीडम दी जा रही, स्वतंत्रता प्रदान की जा रही। इन्हीं सब का परिणाम था कि शेख मुजीबुर रहमान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में अपनी आजादी के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए आवामी लीग का निर्माण किया गया। 1970 में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में आवामी लीग को पूर्वी पाक की लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त हुई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उन विजय को मानने से अस्वीकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान समेत सभी बड़े नेताओं को जेलों में उठाकर डाल दिया। लोगों पर अत्याचार किए गए, सैन्य कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और हजार लाखों की संख्या में लोग भागकर इंडिया बॉर्डर पर आ गए। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के हितों की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय सेना को पूर्वी पाक में भेजा गया। इसी का परिणाम था भारत पाक के बीच 1971 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पूर्वी पाक की हार हुई और पाक के करीब पूर्वी पाक में पाकिस्तान की हार हुई। इस युद्ध में पाक के करीब 93,000 या 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया 16 दिसंबर 1971 में। इसके साथ ही बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ गया। तो ये हमने पढ़ा बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्यों हुआ, क्या कारण है। जातीय संघर्ष वह संघर्ष जो जाति के नाम पर या नस्ल के रूप में। श्रीलंका जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इसका पूर्व नाम सिलोन था। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। श्रीलंका की जो कम्युनिटी है, इसमें सिर्फ दो ग्रुप मैन है, जिनमें से एक को सिंगली और दूसरे को तमिल कहते हैं। सिंगलों की संख्या करीब 74% है, तो तमिलों की 18%। आजाद होने के बाद श्रीलंका को जहां समरसता की नीति, सभी को साथ लेकर चलने की नीति को अपनाना था, श्रीलंका ने इसके विपरीत नीति अपनाई। तमिलों पर अत्याचार किए गए, तमिलों का सांस्कृतिक दमन किया गया, राजनीति से उनको अलग किया गया, आर्थिक संसाधनों से उन्हें अलग थलग करने की कोशिशें की गई, अलग अलग क्षेत्रों में बहिष्कार किया गया, राजनीतिक उत्पीड़न हुआ। इन सब का परिणाम यह हुआ कि तमिलों की स्थिति काफी नकारात्मक हुई। इन हालातों में 1976 में तमिल नेता प्रभाकरन द्वारा लिट्टे LTTE लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम संगठन को बनाया गया ताकि अपने हितों की रक्षा की जा सके। इन सब का परिणाम श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में देखने को मिला, जिसमें एक तरफ सिंगली थे तो दूसरी तरफ तमिल थे। तमिलों की मांग थी हमें राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जो उत्पीड़न हो रहा है उन सबको रोका जाए। इसके लिए हिंसा का भी सहारा लिट्टे के द्वारा किया गया। इन हालातों में भारत द्वारा भी अपनी सेना को 1987 में श्रीलंका भेजा गया ताकि समस्या को समाधान किया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और आखिरकार 1989 में भारतीय सेना श्रीलंका से वापस बुला ली गई। श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच में समन्वय का, मध्यस्थता का काम कुछ यूरोपियन देशों के द्वारा भी किया गया, जिनमें नार्वे और आइसलैंड जैसे देशों को हम शामिल करते हैं। इन सबके बावजूद भी कोशिशें संपन्न नहीं हो सकी। आखिरकार श्रीलंका सरकार ने सैन्य कार्रवाई करते हुए लिट्टे संगठन का 2009 में विनाश कर दिया। वर्तमान में श्रीलंका में शांति तो है, लेकिन वो शांति सिर्फ हथियारों के बल पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि देश जिसको तेजी से ग्रो करना था, वह देश जातीय संघर्ष का शिकार हुआ। तो उसके पीछे मेन कारण सरकार के द्वारा अपना रोल सही ढंग से ना निभाना था। तो दोस्तों,
समकालीन दक्षिण एशिया पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इस लेसन से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दी जाएगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया पार्ट सेकेंड के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने करीब 10 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों चलते हुए एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की विकास यात्रा। नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, जब भारत और अन्य देशों में लोकतंत्र तेजी से फला फूला तो इन सब का प्रभाव नेपाल के लोगों पर भी पड़ा। यही कारण था कि 1990 में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों का काफी तेजी से विस्तार देखने को मिला। इन आंदोलनों का प्लस विश्व स्तर पर पड़ने वाले दबाव का ही परिणाम था कि नेपाल में 1990 में संसद की स्थापना कर दी गई। आगे 1991 से 2001 तक का जो समय है नेपाल के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रगल का प्रोसेस हमें नजर आया। नेपाली सम्राट अधिक शक्तियां संसद को देने को तैयार नहीं था। नेपाल में माओवादी वे लोग जो चीन के नेता माओ में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि हम हिंसा के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। तो नेपाल में 1991 से 2001 की अवधि में एक तरफ नेपाली राजा की सेना, दूसरी तरफ माओवादी और तीसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक, जिनका मानना था कि नेपाली संसद को और ज्यादा शक्तियां प्रदान की जाए। उन सब के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला। कुल मिलाकर 1991 से 2001 की स्थिति काफी नकारात्मक रूप में थी। आखिरकार 2002 में नेपाली सम्राट ज्ञानेन्द्र द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। जब संसद को भंग कर दिया गया, नेपाल में एक बार फिर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हमें देखने को मिले। ऐसी स्थिति में 7 राजनीतिक दलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था SPA, 7 पार्टी अलायंस या सप्तदलीय गठबंधन। जब पूरे देश में मूवमेंट हाई लेवल पर चले, इन सब का परिणाम यह हुआ कि 2006 में नेपाली सम्राट को संसद की बहाली वापस करनी पड़ी। आखिरकार नेपाल के नया संविधान बनाने का प्रोसेस चला और 2008 में 28 मई 2008 में आखिरकार नेपाल से राजशाही का समापन हो गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर पढ़ा नेपाल किस तरह राजतंत्र से लोकतंत्र के रूप में उभरा। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हमें देखना है और उसके बेस पर हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह वह संगठन है जिसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के और अन्य पड़ोसी देशों के सहयोग से 1985 में की गई। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। इसके अलावा इस संगठन में 8 देश हैं। 1985 में इसमें 7 देश थे: भारत, पाक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मालदीव। अफगानिस्तान 2007 में इसमें इन्वॉल्व हुआ, जिससे सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई। अब हम पढ़ना चाहेंगे कि सार्क संगठन ने कुछ डेवलपमेंट किया या नहीं किया। तो हम देखें तो हम पाएंगे कि 1995 में साउथ एशियन पैरापेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या दक्षिण एशियाई अधिमानिक व्यापार समझौता आर्थिक क्षेत्र में गतिरोधों को समाप्त करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, व्यापकता को हासिल करने के लिए साफ्टा का निर्माण किया गया। 2002 में साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का निर्माण किया गया, जिसमें 7 सदस्य देशों ने निर्णय लिया कि हम सीमा शुल्क को 20% तक कम कर देंगे। तो हमने पढ़ा सार्क संगठन। अब बात आती है कि सार्क संगठन को क्यों बनाया गया। तो सार्क संगठन को बनाने का उद्देश्य यही था कि किस तरह दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जाए, अलग अलग जो तनाव उत्पन्न होता है उन तनाव को समाप्त किया जाए, आपदा आदि के समय सहयोग को कायम करके उनसे बचा जाए। उन सब के बेस पर सार्क संगठन बनाया कि जिस तरह EU संगठन ने अपना विस्तार किया, आसियान ने विकास किया, वैसे ही हम अपना विकास करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सार्क की क्या उपलब्धियां रही है, सार्क की क्या कमियां हैं। यदि हम सार्क संगठन का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि 1985 में संगठन बना। 1985 से आज तक के दौर को हम देखें तो हमें महसूस होगा कि सार्क संगठन उतनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सका जो कि क्षेत्रीय संगठन के रूप में इसे हासिल करनी थी। दक्षिण एशिया जो कि संसाधनों की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अपने आप में एक अद्भुत कंट्रीज वाला, देशों वाला समूह है, वह दक्षिण एशिया सार्क के माध्यम से इतना अधिक विस्तार नहीं कर सका। अब बात आती है कि ऐसे क्या वजह रही कि सार्क सफल नहीं हो सका है, कमियां इसमें मौजूद हैं या विफल हुआ। तो सार्क के विफल रहने के पीछे सदस्य देशों का स्वार्थ दृष्टिकोण होना। सार्क सदस्य देशों में भारत और पाक दो प्रमुख देश हैं, परंतु इन दोनों देशों के विवादों की वजह से भी या विवादों का प्रभाव सार्क संगठन की प्रगति पर पड़ा है। इसके अलावा लगभग सभी देशों के बीच आपस में सीमा विवाद है। उन्हीं सब का परिणाम है कि सार्क संगठन एक विफल संगठन बनकर रह चुका है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो हम लेकर चलेंगे भारत बांग्लादेश संबंध। नेक्स्ट भारत श्रीलंका संबंध, भारत नेपाल संबंध और भारत पाक संबंध। तो भारत के पड़ोसी, या हम कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का रूप। सबसे पहले हमारे सामने है भारत बांग्लादेश संबंध। हमें जानकारी होनी चाहिए भारत बांग्लादेश संबंध शुरू से ही अच्छे रूप में रहे हैं। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में भारत के प्रयासों से ही हुआ। अब सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि भारत बांग्लादेश के बीच में सहयोग किन मुद्दों पर है। रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में। भारत बांग्लादेश की तुलना में एक संपन्न राष्ट्र है, तो यही वजह है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में और प्लस तकनीकी क्षेत्र में अपनी तरफ से बांग्लादेश को हर संभव मदद देने की कोशिशें की है। इन सब के बावजूद कुछ मुद्दों पर तनाव की भावना भी है, जैसे प्राकृतिक गैस, नदी विवाद और बांग्लादेशियों का अवैध रूप से भारत आना। प्राकृतिक गैस को लेकर बांग्लादेश प्राकृतिक गैस की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। भारत द्वारा जब प्राकृतिक गैस को मंगाने की बात की जाती है तो मूल्यों को लेकर, अदर चीजों को लेकर दोनों के बीच में तनाव की भावना पनपती है। नदी विवाद दोनों देशों के बीच मौजूद ही है और नेक्स्ट है बांग्लादेशी लोगों का अवैध रूप से भारत आना। इन सब के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव की भावना बनी रहती है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका संबंधों पर प्रकाश डालिए। भारत श्रीलंका संबंध वैसे तो प्राचीन काल से ही रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसमें हमने कुछ तनाव के पॉइंट भी देखे। 1947 में भारत को आजादी मिली तो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ। ऐसी स्थिति में भारत ने अलग अलग फील्ड में श्रीलंका को सहयोग भी दिया, जैसे रक्षा, ऊर्जा, व्यापार एंड तकनीक। जैसे कि आपको बांग्लादेश के संदर्भ में बताया गया, ठीक यही स्थिति भारत की श्रीलंका के प्रति भी रही है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक हर दृष्टि से हमने श्रीलंका को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मुद्दों पर तनाव हमारा श्रीलंका के साथ भी बना हुआ है, जैसे तमिल समस्या। श्रीलंका तमिल लोगों के साथ जो भेदभाव करता है, उनके साथ जो मिसबिहेव की जो समस्या है, रिट्टे समस्या है, उन्हें लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में तनाव की भावना रही है। इसके अलावा मछुआरा विवाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मछुआरों को पकड़ते रहती है, तो इससे भी दोनों में सहयोग तनाव की भावना मौजूद बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भारत नेपाल संबंधों का उल्लेख करें। हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत नेपाल संबंधों की यदि हम समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि भारत नेपाल संबंध शुरू से अटूट रूप में रहे हैं। इसी का परिणाम है कि दोनों देशों के बीच विदाउट पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं। नेपाली लोग काम की तलाश में, कार्य की तलाश में भारत आते हैं और भारतीय उद्यमी भी नेपाल में जाते हैं उद्यम वगैरह लगाने के लिए। भारत नेपाल के बीच सहयोग कहाँ रहा है? रक्षा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में एंड व्यापार एंड तकनीक क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद कुछ मुद्दों को लेकर भारत नेपाल के साथ तनाव भी है, जैसे सीमा विवाद। कुछ क्षेत्रों में सीमांकन न होने की वजह से दोनों देशों के बीच
समस्या बनी रहती है। इसके अलावा मधेसी विवाद भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। चीन से नजदीकी भी भारत नेपाल संबंधों में तनाव का कारण बनी रहती है। नेक्स्ट, भारत पाक संबंधों के बारे में यदि हम देखें तो भारत और पाक दो ऐसे देश हैं जो 1947 में साथ आजाद हुए। यदि भारत पाक संबंधों की समीक्षा करें तो सहयोग का स्वरूप इतना अधिक व्यापक नहीं है। हाँ, थोड़ा वो सांस्कृतिक क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन भारत पाक के संबंधों में तनाव की भावनाएं हमें ज्यादातर देखने को मिलती रही है। तो बात आती है भारत पाकिस्तान के बीच तनाव किन मुद्दों को लेकर है। J&K, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, कारगिल क्षेत्र को लेकर 1999 का दोनों देशों में युद्ध भी हुआ है। आतंकवाद के संदर्भ में भी भारत पाक का बीच तनाव की भावना मौजूद है। इसी तरह से नदी जल विवाद भी बना हुआ है। वैसे 1960 में भारत और पाक आपस में सिंधु नदी समझौता कर चुके हैं ताकि नदी के पानी को लेकर कोई विवाद ना हो, लेकिन फिर भी बांधों के निर्माण को लेकर तनाव की भावना इनमें देखने को मिलती ही रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्षिण एशियाई देशों के द्विपक्षीय संबंध और बाहरी ताकतें। तो दक्षिण एशियाई देशों के द्विपक्षीय संबंधों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि इन देशों के आपसी संबंधों में तनाव के लिए कई बार बाहरी ताकतें भी जिम्मेदार रही हैं। या दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपस में यदि सहयोग की भावना खुलकर नहीं है, संपूर्ण रूप में नहीं है, तो उसमें कुछ हद तक बाहरी ताकतों का भी हाथ है। जैसे कि कुछ मुद्दों पर अमेरिका तो कुछ मुद्दों पर चाइना हमारे पड़ोसी देशों को प्रभावित करने की कोशिशें करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में तनाव की भावना बनी रहती है और संबंध उतने गतिशील नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत और दक्षिण एशियाई देशों का क्या संबंध है, क्या स्वरूप है। यदि हम भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को देखें तो हम यही पाएंगे कि भारत ने दक्षिण एशियाई देशों को साथ लेकर चलने की रणनीति का शुरू से ही अनुसरण किया है। हमने अपनी विदेश नीति 1947 में इसी तरह से अपनाई ताकि सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहे। 1985 में सार्क संगठन का निर्माण भी हमने दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के मकसद से किया। इसके अलावा भारत बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट की नीति का हिस्सा बना हुआ है। इसके अलावा मालदीव जैसे देशों को भी हमने अलग अलग मुद्दों पर सहयोग प्रदान किया है, चाहे राजनीतिक अस्थिरता का मामला हो, चाहे आर्थिक विकास से रिलेटेड मामला। हम ये पाएंगे कि भारत दक्षिण एशियाई देशों के प्रति आमतौर पर समर्पित ही रहा है। यह अलग बात है कि इन देशों के मन में कभी कभी भारत के प्रति भावना पैदा होती है कि कहीं भारत हमारा बड़ा भाई तो नहीं बनने जा रहा। आइए दोस्तों, अब हम समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेट्स हैं, इनको थोड़ा समझ कर चलते हैं। जैसे सबसे पहले 1947 भारत और पाक की रिगार्डिंग यूज करते हैं, दोनों देश आजाद रूप में उभर कर सामने आए। 1948 श्रीलंका को आजादी का मिली। 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि संपन्न की गई ताकि पानी के बंटवारे को लेकर कोई तनाव हमें देखने को न मिले। 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। 1965 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। इसी तरीके से 1970 अगर हम देखें 1970, तो 1970 के हम हटा देते हैं, 1971 की तरफ चलते हैं। 1971 को अगर हम देखें तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान को लेकर युद्ध की स्थिति देखने को मिली। हम कह सकते हैं 1971 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ और 1971 में बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। 1972 का यदि हम अध्ययन करें तो 1972 में दोनों देशों के बीच यानी भारत और पाक में सिमला समझौता हुआ। 1974 में भारत और पाक द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया, यानी भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में था। 1985 में सार्क संगठन का निर्माण हुआ। 1987 भारत द्वारा श्रीलंका में तमिल समस्या को सुलझाने के लिए अपनी सेना भेजी गई। तो 1988 में भारत ने मालदीव में अपनी सेना भेजी ताकि वहां राजनीतिक गतिरोध
का जो स्वरूप है, तख्तापलट की जो कोशिशें थी उन्हें नाकामयाब किया जा सके। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं 1998 की तरफ। तो 1998 में भारत और पाक द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए। इस तरीके से 1999 का दोनों देशों के बीच यानी भारत और पाक के बीच कारगिल युद्ध हुआ। तो दोस्तों समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर को हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में लगभग सब समझाने की कोशिशें की हैं। उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।